लोकसभा चल रही है और संसद में हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद रावण की तिकड़ी अभी तक की कमाल की रही है। जब हनुमान बेनीवाल बोल रहे होते हैं तो चंद्रशेखर अक्सर उनका हौसला बढ़ाते हैं। राजकुमार रोत टेबल थपथपा रहे होते हैं और कल संसद में ओवैसी ने जब कहा कि हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए तो खबर दिल्ली से जयपुर तक सियासी गलियारों में हड़कंप तो मचाने ही वाली थी। अब हनुमान बेनीवाल डिप्टी स्पीकर बने तो क्या ताकतें उनके पास आएगी, राजकुमार रोत को इसको कितना फायदा होगा, राजस्थान को क्या फायदा होगा, सब बताते हैं। पर पहले आप ओवैसी का ये बयान सुनिए। मैं चंद्रशेखर और राजकुमार रोत, पप्पू यादव आएंगे नहीं मालूम, ताकि बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर आप देखिए, एग्जीक्यूटिव फील्स हैप्पी विद पैनल ऑफ चेयरमैन। व्हाट इज द पैनल ऑफ चेयरमैन? सुन तो लीजिए सर, अरे दिल की तकलीफ बयान कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं सुन है। तो इस ऐवान की तकलीफ ये है, इस ऐवान की तकलीफ है कि एनडीए में लीडर ऑफ द हाउस है, एनडीए के लीडर है, एलओपी है। सिर्फ अपने नैरो ब्लॉक के हम कहां जाएंगे, काले बस्ते में गिर जाएंगे। सुनिए सर हमको नहीं पूछा गया साइन करते वक्त। एलओपी कहते अपोजिशन यूनिटी के नाम पे हम गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे गुलाम। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने नहीं पूछा हमको। ओवैसी की ओर से बेनीवाल का नाम आगे बढ़ाए जाना महज एक सुझाव नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में प्रभाव रखने वाले हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत को कितना जन समर्थन है, ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी। वही यूपी से चंद्रशेखर का साथ आना एक नए प्रेशर ग्रुप को जन्म दे सकता है और ये प्रेशर ग्रुप की ताकत संसद में बेशक आपको कम नजर आ रही हो, पर अपने क्षेत्र में इतनी है कि राज्य सरकार की नाक में दम कर दे। अब ओवैसी ने नाम लिया है, हालांकि उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाए तो अध्यक्ष का भार कम हो जाएगा। और अध्यक्ष जी जो ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं उसमें आज तक हमें नहीं बुलाया। ये हमें दुख है, पीड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया, बीएससी की कोई उसके अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। जब तकरार होती है सदन में, तब जो 5, 8, 10, 15 मेंबर उनको बुला के चैम्बर में, और हम देखते थे क्या बात हुई पता ही नहीं चलता हमें। तो एक मेंबर जो चुन के आता है वो 20 लाख वोटर पे आता है। साहब इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट से भी गिरी थी। अब याद रखना आप इस बात को। लगातार पार्लियामेंट नहीं चलती, और पार्लियामेंट जब चलती है तो पूरा देश देखता है, नौजवानों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पे होगी, किसान पे होगी, और कितना पार्लियामेंट का पैसा वेस्ट जाता है। और उसके बाद फिर बात भी आप करते हैं और 3-3 बजे रात को चलाते हैं। मेरा आग्रह समझ महोदय, तो ऐसी बात पहले ही कर दिया करें ताकि दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आए। और विशेषकर हमारी जो स्थिति है, आज गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। आज गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे। हमारी जो सिंगल मेंबर पार्टी और निर्दलीय जो जीत का है, हमारी स्थिति ये है कि ये हमारा फेवर करते नहीं, और आप हमारी स्थिति हो गई जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में आपकी स्थिति है, तटस्थ बीच की, वो स्थिति हमारी हो गई। तो हमारा थोड़ा सा आप संरक्षण करें साहब, और हमारा ध्यान रखें। ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। परंपराएं रही है, उपाध्यक्ष विपक्ष भी बनाते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर उपाध्यक्ष हो जाए तो अध्यक्ष जी का भी भार थोड़ा कम हो जाएगा। उपाध्यक्ष से लोग मिल सकते हैं और उपाध्यक्ष अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो उपाध्यक्ष भी हम तो कहेंगे साहब, उपाध्यक्ष इन तीसरी उसमें से बनाए आप लोग। समाप्त करें। अब अगर हनुमान बेनीवाल को ये पद मिलता है तो उनके पास क्या ताकतें आएंगी, इस बारे में बात करेंगे। पर पहले आप ये जान लीजिए कि 16वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई का कार्यकाल 25 मई 2019 को समाप्त हुआ था। इसके बाद से भारतीय संसद इतिहास में ये पहली बार है कि किसी लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2024 तक की रही, पूरे कार्यकाल में बिना उपाध्यक्ष के ही निकल गई। अब 18वीं लोकसभा का भी लगभग आधा समय लगभग निकल चुका है और कोई उपाध्यक्ष तक नहीं है। बेनीवाल सही कैंडिडेट इसलिए भी हैं क्योंकि उनका बर्ताव दोनों दलों के लिए एक सा ही रहा है। वो जब बीजेपी में भी हुआ करते थे तब खुलकर अपनी सरकार की आलोचना करते, जब आरएलपी बनाई तब भी बीजेपी की आलोचना करते जब वो बीजेपी के साथ थे, और अभी इंडिया अलायंस में भी है तो कई ऐसे मौके आए हैं जब वो खुलकर गठबंधन के विरोध में उतरे हो। देखिए, जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद बड़ा ही अहम होता है, वैसे ही सदन में स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की अहमियत बढ़ जाती है। पर चिंता की बात है कि अभी तक डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष के लिए चुनाव ही नहीं हुए। अब समझिए कि उपाध्यक्ष की शक्तियां, कार्य और विशेषाधिकार क्या क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि राजकुमार रोत को उसको कितना फायदा होने वाला है। देखिए, लोकसभा के कामकाज के प्रबंधन में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सहायता करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यानी जब नहीं होते, जब ये पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और इससे संबंधित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यदि उपाध्यक्ष को किसी विधायी समिति के लिए नामित किया जाता है तो स्वतः ही
उस समिति के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लेता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा को अपने सदस्यों में से जितनी जल्दी हो सके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना होगा। हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई। यही वजह है कि अध्यक्ष तो चुन लिए गए ओम बिरला जी, लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। अनुच्छेद 94 ये सुनिश्चित करता है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहें जब तक कि वो इस्तीफा ना दे दे या उन्हें पद से न हटाया जाए या उन्हें अयोग्य घोषित ना कर दिया जाए, जो इस भूमिका में निरंतरता को रेखांकित करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। संसदीय बुलेटिन के माध्यम से सदस्यों को सूचित कर दिया जाता है। चुनाव मतपत्र के माध्यम से कराया जाता है। लोकसभा भंग होने तक उपसभापति अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटा न दिया जाए। अब देखिए कि हनुमान बेनीवाल अगर उपाध्यक्ष बनते हैं तो संसद में उन छोटे दलों को फायदा होगा जिनके एक एक सांसद रहे हैं, जैसे कि राजकुमार रोत, चंद्रशेखर रावण जैसे कई ऐसे सांसद हैं, क्योंकि उनके दर्द को बेनीवाल भली भांति समझते हैं कि कितना समय उनको मिलता है। लेकिन समय संसद में निर्धारित किया जाता है किसी भी पार्टी या उसके दल के हिसाब से। अब बेनीवाल हमेशा अक्सर तीसरे मोर्चे का समर्थन करते हैं, जिसका असर राजस्थान में भी होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर ताकत मिली तो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए बाप और आरएलपी का एक होकर ताकत अपनी राजस्थान में दिखा सकती है। दोनों को एक दूसरे से हालांकि अभी तक कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि राजकुमार सीधे सीधे आदिवासियों की बात करते हैं और बेनीवाल जाट बेल्ट में ज्यादा सक्रिय हैं। बेनीवाल 2026 के पंचायत और निकाय चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे नए क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ा रहे हैं। वही राजकुमार रोत जो है वो वागड़ की राजनीति तक फिलहाल सीमित नजर आते हैं। दूसरा, उपाध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है और इस पद पर बैठने से बेनीवाल का कद केवल राजस्थान के क्षेत्रीय नेता से बढ़कर एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता के रूप में हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा आरएलपी को होगा और इससे उन्हें राजस्थान के बाहर जैसे कि हरियाणा या पश्चिमी यूपी में जहां पर जाट बेल्ट है वहां पर अपना आधार बढ़ाने में एक मदद मिलेगी। तीसरा कि वो जाट नेता है, तो बेनीवाल का उपाध्यक्ष बनने से इस समुदाय में संदेश जाएगा कि उनके नेता को देश के दूसरे सबसे बड़े सदन में सम्मान मिलता है। तीसरा कि वो जाट नेता है, तो बेनीवाल का उपाध्यक्ष बनने से इस समुदाय में संदेश जाएगा कि उनके नेता को देश के दूसरे सबसे बड़े सदन में बड़ा सम्मान मिला है, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक चुनौती भी सामने होगी। अब देखिए, बेनीवाल की एक खास बात और रही है कि हमेशा किसानों और सेना भर्ती जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। अब इस पद के जरिए इन मुद्दों को भी राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक वजन मिलेगा। तो देखना होगा कि ओवैसी जो है इस मसले को कब आगे बढ़ाते हैं सदन के अंदर, और इंडी गठबंधन क्या इस बात का समर्थन करता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जैसे कद्दावर नेता से इंडी गठबंधन को भी एक थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीति उनसे हटकर है, उनसे थोड़ी सी अलग है। तो देखने वाली बात होगी कि इंडी गठबंधन इसका समर्थन करता है या नहीं। और दूसरा, क्या मोदी सरकार इसको आगे लाएगी या उपाध्यक्ष के पद पर रिक्ति होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।